एक समय की बात है। एक गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। बारिश ना होने के कारण उसके खेत मुरझा रहे थे और वह बहुत परेशान था। एक तो बारिश नहीं हुई और मेरा कुआं भी सूख गया है। अगर यूं ही चलता रहा तो मुझे साहूकार से पैसे उधार लेने पड़ेंगे और वो मेरा जीना हराम कर देगा। शंभू को बहुत जोर से भूख लगी थी, पर उसके पास खाने के लिए थे तो सिर्फ मुट्ठी भर चने। पेड़ पर बैठी एक चिड़िया उसे घूर घूर कर देख रही है। ले, तू ही खा ले। इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा, पर तेरा गुजारा जरूर हो जाएगा। अब खेत में एक नया कुआं खुदवाना ही पड़ेगा, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कहो, क्या मदद चाहिए? हैं? ये आवाज कहाँ से आई? ये आवाज हमसे आई। क्या इस पेड़ में भूत है? हम कोई भूत नहीं, हम एक जादुई वृक्ष हैं। तुम बहुत मेहनती और साफ दिल के मनुष्य हो, जिसे देखकर हमने तय किया है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो कहो, तुम्हें क्या सहायता चाहिए? शंभू को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा, जादुई पेड़? ऐसा भी कुछ होता है? मैंने जादुई छड़ी तो सुनी थी, पर जादुई पेड़? लगता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। देखो, मेरे साथ मजाक मत करो। तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं होगा। रुको, मैं तुम्हें अभी अपना कमाल दिखाता हूँ। तुम्हें भूख लगी थी ना? वाह वाह, ये तो चमत्कार हो गया। इतना लाजवाब खाना तो मैंने बरसों से नहीं खाया। थैंक यू पेड़ जी, आपने तो मेरा दिन बना दिया। और अब मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। मुझे बताओ, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? शंभू बिना ज्यादा समय गवाए पेड़ से उस चीज की मांग करता है जिसकी उसे फिलहाल सख्त जरूरत है। पेड़ जी, मुझे कुआं चाहिए जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने खेत में पानी डाल सकूं। तथास्तु। थैंक यू पेड़ जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। पेड़ की मदद से अब उसकी फसल अच्छी होगी। वह इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है। अगला दिन हो जाता है और शंभू अपने खेत में फिर लौट कर आता है। पेड़ जी, क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? मैं आखिरी बार आपको परेशान कर रहा हूँ। मैं आपके पास फिर नहीं आऊंगा किसी भी परेशानी के लिए। कहो शंभू, क्या मदद चाहिए? तुम जब चाहो तब मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हें मदद के लिए कभी मना नहीं करूंगा। मुझे अपने खेत की जुताई के लिए कुछ बैल चाहिए। और कुछ? और अगर आप मुझे कुछ बीज दे देते तो वो भी अच्छा होता। तथास्तु। शंभू अपने खेत में बहुत मेहनत करता है। पहले वह बैलों के साथ हल चलाता है, फिर खेत में बीज डालता है। अपनी मेहनत से शंभू देखते ही देखते गांव के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हो जाता है। एक दिन रास्ते में यूं ही चलते हुए उसे अपना पुराना दोस्त बिरजू दिखता है। अरे वाह शंभू भाई, तुम तो देखते ही देखते अमीर हो गए। जरा हमें भी तो बताओ अपनी सफलता का राज। शंभू बिरजू को धीरे से अपनी सफलता का राज बता देता है। बिरजू भाई, ये राज किसी को मत बताना। बिल्कुल नहीं शंभू भाई, ये बात तो हमारे बीच में ही रहेगी। अरे शंभू भाई, मुझे कुछ काम याद आ गया। मुझे जल्दी निकलना होगा, फिर कभी मिलकर बात करते हैं। बिरजू जादुई पेड़ को बेवकूफ बनाने के इरादे के साथ वहाँ पहुँच जाता है और आकर पेड़ के सामने नाटक करने लगता है। हाय, मैं कितना गरीब हूँ। मेरे पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है। हाय, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। काश कोई होता मेरी मदद के लिए, जैसे कि एक जादुई पेड़। कहो,
मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे ये तो जादुई पेड़ है। नमस्ते पेड़ जी। आप मुझे गांव का सबसे अमीर आदमी बना दीजिए। नहीं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दीजिए। हाँ। पर बिरजू किसी भी तरह से गरीब नहीं था। उसका परिवार तो गांव के सबसे सुखी परिवार में से एक था। पेड़ जादुई था, बेवकूफ नहीं। उसे बिरजू की चालाकी समझ में आ गई और उसने गुस्से में कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश? तुम बहुत लालची हो, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारी सारी दौलत गायब हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम्हें मुझे अपने आप को साबित करके दिखाना होगा और तभी मैं तुम्हें तुम्हारी दौलत वापस लौटाऊंगा। पर इसका मतलब क्या हुआ? बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। बिरजू पेड़ को बहुत पुकारता है पर वह कोई जवाब ही नहीं देता। परेशान बिरजू दौड़ा दौड़ा अपने घर पहुंच जाता है और देखता है कि उसका घर झोपड़ी में बदल चुका होता है। बिरजू तुरंत शंभू के पास पहुंच जाता है। वह शंभू को सब कुछ बताता है और उससे कहता है, अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अपने आप को पेड़ के सामने कैसे साबित करना होगा। पेड़ ने मेरी मदद की थी क्योंकि मैं मेहनती हूँ। तुमने मेहनत किए बिना लालच दिखाया है, इसलिए पेड़ तुमसे नाराज है। तुम मेहनत करके अपने आप को साबित करो। बिरजू को बात समझ आ जाती है। बिरजू पूरे दिन खेत में मेहनत करता है। शाम होते ही थका हारा बिरजू जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर से आवाज आती है, लगता है तुमने अपना सबक सीख लिया। मैं तुम्हारी सारी चीजें तुम्हें लौटा रहा हूँ। यह सुनकर बिरजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जादुई गोंद। महेश गांव का डाकिया था और आज के दिन उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। क्या बात है महेश चाचा, आज बड़े खुश लग रहे हो। कोई खास बात है तो हमें भी बता दो। जिसके जवाब में महेश कहता है, अरे वो क्या है ना, आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है। कल मैं रिटायर हो जाऊंगा। अरे तो फिर आपका गुजारा कैसे होगा? अरे उसकी चिंता मत करो, मेरा जवान बेटा है, अच्छी खासी नौकरी है उसकी और मेरा ध्यान रखने को मेरी बहू भी तो है। बड़ी संस्कारी और भली है वो, मेरी खूब सेवा करेगी। ये तो बहुत बढ़िया है, पर हम आपको बहुत याद करेंगे। कभी कभी मिलने आते रहना चाय पीने के बहाने। जरूर जरूर। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी घरों में चिट्ठियाँ बांटनी हैं। महेश रास्ते में जिससे भी मिला चिट्ठियों के साथ अपनी खुशी भी बांटता गया। महेश घर पहुंचता है और सोचता है कि अपने रिटायरमेंट के बारे में वह अपने परिवार को सरप्राइज देगा। अगली सुबह महेश का बेटा काम के लिए निकलने ही वाला है कि महेश उसे आवाज देता है, सतीश और बहू, मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ। लगता है अब ये बुढ़ा घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जाने वाला है। लगता है पिताजी अपनी जायदाद मेरे नाम करने वाले हैं। बेटा मैं रिटायर हो गया हूँ और अब मैं आराम से तुम दोनों के साथ अपने जीवन के बाकी दिन जीऊंगा। अब तुम करना काम और मैं करूँगा आराम। यह सुनकर सतीश और संगीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन पिताजी आपके खर्चों का क्या? अरे बेटा, मुझे मेरे खर्चों के लिए पेंशन तो मिल ही जाएगी और फिर तू भी तो है, मेरे जीवन भर की कमाई। तेरे होते हुए मुझे कैसी चिंता। ये सुनकर सतीश दिखावे के लिए मुस्कुराकर कहता है, हाँ ये भी सही है, चलिए मुझे काम पर जाना है। अरे बहू, जरा एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। वो क्या है ना कि इतने सालों से इसी समय डाक खाने में चाय मिल जाती थी, तो अब उसकी आदत सी हो गई है। जी अभी लाई। बहू,
साथ में थोड़े पकौड़े भी मिल जाते तो आहा, क्या बात होती। इस बात से संगीता जल भून जाती है, पर वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप पकोड़े बना लाती है। एक तो बुढ़ा रिटायर होकर घर पर बैठ गया है, ऊपर से मुझे नौकरानी बना के रखा है। आज सतीश के घर आते ही इसका फैसला करूंगी। थैंक यू बहू। महेश पूरे दिन संगीता से अपनी सेवा करवाता है और इस बात से वह बहुत परेशान हो जाती है। यह सब सतीश के शाम को घर आने तक ऐसे ही चलता रहता है। अजी सुनते हो, जरा यहाँ कमरे में तो आना। महेश अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करने का फैसला करता है और यह बात अपने बेटे को बताने के लिए उठता है, लेकिन बेटे बहू की बातें कमरे के बाहर सुनाई देती है। उनकी बातें सुनकर महेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम्हारे पिताजी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। एक ही दिन में घर की नौकरानी बना दिया है। सुबह से अलग अलग पकवानों की अपनी फरमाइशें पूरी करवा रहे हैं। पूरा दिन बस यही काम रह गया है मेरे पास। अपना रोज वाला सीरियल भी नहीं देख पाई मैं। तुम रुको, मैं उनसे इस बारे में बात करता हूँ। और घर के खर्चे का क्या? फरमाइशें तो दुनिया भर की, और खर्चे के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तो कहती हूँ उन्हें इस घर से चलता करो। दुनिया भर में बहुत वृद्धाश्रम है, कहीं भी जाकर रह लेंगे। अरे अरे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब या तो वो रहेंगे इस घर में या मैं। अब तुम कर लो फैसला। पिताजी। बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं कल सुबह ही इस घर से चला जाऊंगा। सुबह होते ही महेश घर छोड़ देता है। सतीश और संगीता महेश से छुटकारा पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। महेश के रहने का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वह एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने का फैसला लेता है। अरे, ये कैसे हुआ? कोई बात नहीं, मैं अभी गोंद लगाकर चिपका देता हूँ। ये कैसे हुआ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अचानक महेश की पत्नी सरला की आत्मा प्रकट होती है और महेश से कहती है, सुनिए जी, ये मैं हूँ, आपकी सरला। आप हैरान मत होइए, मैंने उस गोंद में अपनी शक्तियाँ डाल दी हैं। आप उस गोंद से जिस भी चीज को चिपकाएंगी वो रातों रात सोने की बन जाएगी। सरला, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मुझे भी अपने पास बुला लो। अरे, ऐसा मत कहिए, मैं तो कभी आपसे दूर गई ही नहीं। अब आप इस गोंद का इस्तेमाल करके वो जीवन जियो जिसके सपने आपने इतने सालों से देखे थे। महेश सरला की बात मानकर उस गोंद को इस्तेमाल करके सोना बनता है और कुछ ही दिनों में वो आसपास के गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाता है। महेश को अमीर होते देख सतीश और संगीता के कपटी दिमाग में एक नई खुराफत जन्म लेती है। लगता है तुम्हारे पिता की कोई लॉटरी लग गई है। अब इस उम्र में इतनी दौलत का वो क्या करेंगे? चलो उनसे माफी मांगने का नाटक करके उनके साथ रहने का इंतजाम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे भी किसी राजा के जैसे ठाठ होंगे। वाह, क्या आइडिया है। सतीश और संगीता महेश से माफी मांग लेते हैं और उन्हें अपने साथ रखने की खुशामद करने लगते हैं। पिताजी, हमें आपकी चिंता हो रही है। आपकी सेवा कौन करेगा? माना कि आपके पास कई नौकर है, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं ना। महेश को समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। तभी सरला की आत्मा उससे कहती है, सुनिए, इन्हें घर में रख लीजिए। मैं जान गई हूँ कि ये लोग माफी मांगने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। हमारे बेटे बहू को एक जरूरी पाठ पढ़ाना बाकी है अभी, और वो पाठ अब मैं इन्हें पढ़ाऊंगी। ठीक है सतीश, तुम दोनों मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। तुम्हारे पिताजी कितने बेवकूफ हैं। इतना सब होने के बाद भी हमारी बातों में कितनी आसानी से आ गए। कौन है? ये मेरा घर है। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने आई हूँ। तुमने अपने पिता पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ कर दो। हम दोनों सुबह होते ही उनसे माफी मांग लेंगे और ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सतीश और संगीता महेश से माफी मांगते हैं और महेश उन्हें माफ कर देता है और फिर पूरा परिवार हमेशा खुशी खुशी साथ में रहता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी रिश्तों को पैसों से नहीं तोलना चाहिए।